यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया स्टडी करेंगे। आज के इस वीडियो में हम पब्लिक रेवेन्यू स्टडी करेंगे। पब्लिक एक्सपेंडिचर मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है। जिसने नहीं देखा है वो वीडियो देख लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ होता है। तो सारे रीजंस बताए हैं मैंने कि क्यों ऐसा होता है, क्यों जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट के खर्चे क्या क्या होते हैं और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ क्यों हो रहा है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में हम पब्लिक रेवेन्यू डिस्कस करेंगे। जिसने भी पेपर पैटर्न से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है, चैप्टर वाइज वेटेज आपको नहीं पता है, तो वो वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप जो आपकी डाउट्स और डिफ़िकल्टीज़ है वो पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं और मैं उन्हें बहुत जल्दी आंसर कर देती हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और आपकी डाउट डिफ़िकल्टीज़ पूछ सकते हैं वहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पब्लिक रेवेन्यू इन जनरल समझो। पब्लिक रेवेन्यू मतलब जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से आती है। पहले हमने गवर्नमेंट के खर्चे पढ़े थे कि वो किस किस चीज़ पर एक्सपेंडिचर करती है, उनके क्या क्या जो है वो खर्चे करती हैं। फॉर एग्जांपल सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो ऑब्लिगेटरी फंक्शन थे, प्रोटेक्शन देना कंट्री को, उसके ऊपर तो उनका एक्सपेंडिचर था। लेकिन हमने मॉडर्न इकोनॉमी में क्या देखा, उनका रोल जो है वो चेंज हो रहा है। अब क्या कर रही है गवर्नमेंट, अब हमारे जो ऑप्शनल फंक्शंस हैं उसको भी परफॉर्म कर रही हैं। सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी वो जो है पूरा का पूरा यहाँ पर अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रही है, रोल यहाँ पे प्ले कर रही है। तो अब उनके जो खर्चे हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। अब एक खर्चों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के पास इनकम तो होनी ही चाहिए। आप खर्चा कहाँ से करोगे जब तक आपके पास में इनकम नहीं होगी। तो ये जो रेवेन्यू है ये है collection of income, all total income of the government. Public revenue means the aggregate collection of income with the government through various sources. Aggregate पूरा का पूरा aggregate कुल मिलाकर जितने भी इनकम है गवर्नमेंट के जो अलग अलग सोर्सेस से आती है। ऐसा नहीं है कि एक सोर्सेस है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के अलग अलग सोर्सेस होते हैं जिससे उनको इनकम मिलती है। तो गवर्नमेंट के पास में बहुत अलग अलग सोर्सेस से इनकम आती है, टैक्स से आती है और नॉन टैक्स से भी उनको जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। मीन्स उनका एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ इनकम जो अलग अलग सोर्सेस से आती है वो है पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू जो है वो परमानेंट पोजीशन होल्ड करता है स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस के अंडर। और पब्लिक फाइनेंस क्या है, एक छोटा पार्ट है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स का। तो ये हमें हमेशा याद रखना है कि जो पब्लिक रेवेन्यू है वो उसकी जो है परमानेंट पोजीशन है पब्लिक फाइनेंस के अंदर। पब्लिक फाइनेंस जब हम स्टडी करेंगे तो पब्लिक रेवेन्यू की जो है इम्पॉर्टेंट पोजीशन है और परमानेंट पोजीशन है, और ये पार्ट है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स का। और अगर आप देखेंगे कि इनकम क्यों ज़रूरी है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे खर्चे हैं। गवर्नमेंट के खर्चों को जो है पूरा करने के लिए उनके जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है, पब्लिक रेवेन्यू वो जनरेट करना, उनकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए रखती है क्योंकि उनके जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट बहुत सारी स्पेंडिंग कर रही है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही है। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी स्पेंडिंग करती है, उनको बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो उनके खर्चे को पूरा करने के लिए पब्लिक रेवेन्यू बहुत ज़्यादा एक नेसेसिटी बन गया है, क्योंकि अगर उनके पास इनकम ही नहीं होगी तो वो खर्चा कहाँ से करेंगे, ये सारी पूरी कहाँ से करेंगे, ऑब्लिगेटरी फंक्शन वो कैसे परफॉर्म करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सपेंडिचर होता है। अपनी कंट्री को फॉरेन अटैक से प्रोटेक्ट करना, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्शन करना, इन सभी के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए।
और पब्लिक एक्सपेंडिचर को समझना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है, अलग अलग रीजंस बताएं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों इंक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट के खर्चे आजकल कंटिन्यूसली इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, लाइन जो ग्राफ है वो इंक्रीज क्यों हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है उनका ग्राफ। अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सोर्सेस जो हैं पब्लिक रेवेन्यू के वो 2 टाइप्स के हैं, एक है टैक्सेस और दूसरा वाला है नॉन टैक्सेस। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टैक्सेस वाला पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में नॉन टैक्स वाला कवर करेंगे। तो टैक्स की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको हाईलाइट करके मैंने बताई है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर तौसिंग, the essence of a tax as distinguished from other charges by government is absence of a direct quid pro quo between the taxpayer and the public authority। अब ये टैक्स जो है यहाँ पर एब्सेंस होता है डायरेक्ट क्विड प्रो को। क्विड प्रो को मीन्स कोई भी बेनिफिट मिलना। तो यहाँ पे जब हम जब टैक्स पे करते हैं ना, जो टैक्स पेयर होता है, और टैक्स पेयर किसको, पब्लिक अथॉरिटी को क्या करता है, टैक्स पेमेंट करता है। ये टैक्स पेयर है और ये क्या करेगा, टैक्स पेमेंट करेगा टू दी पब्लिक अथॉरिटी। तो इसको इन रिटर्न में कोई भी गिफ्ट नहीं मिलेगा, कोई भी जो है इसको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। डायरेक्टली कभी भी कोई भी गिफ्ट या कोई भी बेनिफिट या कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है टैक्स पेयर को डायरेक्टली। इसलिए यहाँ पर लिखा है एब्सेंस ऑफ अ डायरेक्ट क्विड प्रो को, क्योंकि डायरेक्टली अगर मैंने 10,000 का टैक्स पे करा तो गवर्नमेंट मुझे मेरे घर पे गिफ्ट नहीं भेजेगी। ये याद रखना है। मैंने समझाने के लिए आपको ईजी भाषा में बता दिया कि ईजी लैंग्वेज में समझ लो कि अगर मैंने 10,000 का टैक्स पेमेंट किया तो गवर्नमेंट मेरे को कोई भी गिफ्ट नहीं भेजने वाली है, ठीक है, घर पे। तो ये एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट क्विड प्रो को है, और ना ही मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाली है कि आपको जो है इस होटल में इतना जो है अगर आप खाने जाएंगे तो आपको इतना 50% डिस्काउंट मिलेगा। ये सब कुछ यहाँ पर नहीं देगी गवर्नमेंट। ये आपको कंपलसरी पेमेंट होता है। जब हम फीचर स्टडी करेंगे तो मैं आपको बताऊँगी कि जो है ये फर्स्ट फीचर आता है कि ये कंपलसरी पेमेंट है। अगर आप इस कंट्री में रहते हैं, सिटीज़न हैं, और आपको कंपलसरी पेमेंट ऑफ टैक्स है, आपको यहाँ पर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करोगे तो ये क्या माना जाएगा, पनिशेबल ऑफेंस है। इसलिए ये जो डेफिनेशन है इसमें बताया है कि जो टैक्स है उसको अदर चार्जेस से डिस्टिंग्विश कर दिया है, ठीक है। द एसेंस ऑफ टैक्स इज एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर चार्जेस बाय गवर्नमेंट। टैक्स बहुत ही ज़्यादा अलग होता है अदर चार्जेस बाय द गवर्नमेंट। जो अलग अलग चार्जेस लगाती है गवर्नमेंट उससे बहुत ही अलग होता है टैक्स। जब हम टैक्स के फीचर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एटलीस्ट ये डेफिनेशन में सिर्फ 2 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टैक्स बहुत अलग होता है अदर चार्जेस बाय द गवर्नमेंट को, और यहाँ पे जो है एब्सेंस होता है कोई भी डायरेक्ट क्विड प्रो को बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द पब्लिक अथॉरिटी। मतलब आपको कोई भी यहाँ पे गिफ्ट नहीं मिलने वाला है, स्पेशल बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले हैं बाय द गवर्नमेंट और द पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी इन जनरल आपको समझ, पब्लिक अथॉरिटी कौन है, यहाँ पे हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जिसको हम इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट होता है उनको हम पेमेंट करते हैं टैक्स का। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है प्रोफेसर सेलिगमैन की, टैक्स इज अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट्स कन्फर्ड। आपको यहाँ पर जो है ये टैक्स क्या है, ये कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है। कंपलसरी कंट्रीब्यूशन एक पर्सन का, जो पर्सन करता है टू दी गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें कंपलसरी पेमेंट ऑफ टैक्स है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको स्पेशल बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। टैक्स क्या है, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है, कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है, पर्सन टू दी गवर्नमेंट। जैसे मैं गवर्नमेंट को टैक्स भरूंगी, ठीक है, मैं गवर्नमेंट को क्या करूंगी, टैक्स भरूंगी 10,000 का, तो मुझे कोई भी
स्पेशल बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल जिसकी ज़्यादा इनकम होती है उसको ज़्यादा टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, तो क्या एक जो 10,000 रुपीज़ टैक्स भर रहा है और जो 1 करोड़ रुपीज़ टैक्स भर रहा है, इन दोनों को भी गवर्नमेंट कोई भी यहाँ पे स्पेशल बेनिफिट नहीं देगी। ये मत सोचना कि 1 करोड़ जो टैक्स भर रहा है उसको ज़्यादा यहाँ पे गवर्नमेंट बेनिफिट देने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोनों सेम है, दोनों सेम है, ठीक है, चाहे आप ज़्यादा टैक्स भरें चाहे आप कम टैक्स भरें। और ये जो 10,000 और ये 1 करोड़ रुपीज़ कैसे डिसाइड होते हैं कि आपको इतना इतना टैक्स भरना है, या आपकी इनकम के ऊपर डिसाइड करते हैं। इनकम के ऊपर परसेंटेज होता है, अलग अलग टैक्स स्लैब होते हैं जिसके ऊपर से आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। टैक्स स्लैब होते हैं 2-2.5 लाख का, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे ऐसे इनकम होती है, तो आपको उतने परसेंटेज ऑफ टैक्स का अमाउंट टैक्स क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है टू दी गवर्नमेंट। तो समझो जिसकी सबसे ज़्यादा इनकम बहुत ज़्यादा इनकम है, जैसे कोई भी स्टार ले लो, तो उनकी ज़्यादा इनकम होती है ना, करोड़्स में इनकम होती है, तो उनका टैक्स भी उतना ज़्यादा हाई लेवल में जाता है। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी का CEO, उसकी ज़्यादा इनकम होती है तो उसको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है टैक्स का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट पॉइंट है कि ये कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है। ये कंपलसरी इसलिए है क्योंकि आप इसे मना नहीं कर सकते हो, और ये एक पनिशेबल ऑफेंस भी है। अगर आप टैक्स पेमेंट नहीं करते हो तो गवर्नमेंट आपको पनिश भी कर सकती है, और ये हर एक सिटीज़न लीगली बाउंड है कि आपको आपके ऊपर जितना भी टैक्स इम्पोज किया गया है बाय द गवर्नमेंट यू हैव टू पे, ठीक है। आप मना नहीं कर सकते हो कि मुझे टैक्स नहीं पे करना है, ये कंपलसरी है, आपको ऐसा करना ही है, ठीक है, करना ही है। मतलब अगर आपको 10,000 रुपीज़ पेमेंट करना है टैक्स का तो आपको करना ही है, आप मना नहीं कर सकते हो। और ये है मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू दी गवर्नमेंट। अब हम पब्लिक रेवेन्यू पढ़ रहे थे तो आपको पता चल गया कि जो टैक्स होता है वो मेजर सोर्स होता है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होती है। If any person does not pay a tax, he can be punished by the government। और अगर एक पर्सन जो है टैक्स नहीं भरता है, ठीक है, तो वो पनिश भी किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। उसको पनिशमेंट भी मिलेगी कि आपने क्यों नहीं पे किया टैक्स, तो उसे पनिशमेंट भी मिल सकती है। नेक्स्ट है टैक्स इज पेड बाय टैक्स पेयर टू इनेबल गवर्नमेंट टू इनकर एक्सपेंसेस इन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। एक टैक्स पेयर जब टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू आता है, और गवर्नमेंट क्या करती है, वो अपने एक्सपेंसेस जो उसके खर्चे होते हैं, जो कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी पे जो खर्चा होता है, वो जो है आराम से कर सकती है गवर्नमेंट। जो भी कॉमन इंटरेस्ट होते हैं सोसाइटी के, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पे सैनिटेशन का ही एग्जांपल ले लो, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, इसके लिए भी तो गवर्नमेंट को पैसे खर्च करने पड़े। तो ये पैसे कहाँ से आते हैं, जब एक पर्सन, मैं, आपके मॉम डैड, जो भी टैक्स पेयर टैक्स पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, तो उनके पास में रेवेन्यू आता है, और वो जो रेवेन्यू आता है वही क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, और एक्सपेंसेस जो है उनको वो पूरा करते हैं, और कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी के लिए, वेलबींग ऑफ द सोसाइटी के लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए खर्च करते हैं, जिससे कि हमारी सोसाइटी को और ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है दी payment of a tax by a person does not entitle him to receive any direct and proportionate benefit or services from the government in return for the tax। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा है कि अगर आप पेमेंट करते हैं टैक्स, ठीक है, मैंने या फिर आपके मॉम डैड ने या फिर किसी ने भी पेमेंट किया टैक्स, तो उसके लिए हमें डायरेक्ट या फिर कोई भी प्रोपोर्शनेट बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, या फिर कोई भी सर्विसेज गवर्नमेंट हमें नहीं देने वाली है। आपको कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा ये लीजिए 50% ऑफ है, ये कूपन ले लो, आपने टैक्स पेमेंट किया है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये एक फीचर है और हमेशा ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट हमें बोले कि अच्छा आपने टैक्स पेमेंट किया है ना, तो हम क्या करते हैं, आपको ये गिफ्ट दे रहे हैं और आपके घर पे पार्सल आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आपने टैक्स पेमेंट किया है, ठीक है, उसमें आपका नाम होता है और गवर्नमेंट का इनकम टैक्स का वो सर्टिफिकेट होता है। अगर आपके मॉम डैड टैक्स पेमेंट करते हैं तो उनको मिलता होगा, उनसे पूछ लीजिए, ठीक है।
टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन इनकम, प्रॉपर्टी और कमोडिटीज एंड सर्विसेज। टैक्स किस किस पे इम्पोज होता है? इनकम के ऊपर तो मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी के ऊपर वेल्थ टैक्स इम्पोज होता है। अगर आप खुद के घर में रहते हो और आपका खुद का घर है तो आपको वेल्थ टैक्स आता होगा। एक पिंक कलर की पावती आती है, हमें तो भाई पिंक कलर की पावती आती है, उसमें हमारा टैक्स होता है, घर का टैक्स होता है। तो उसमें अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर में ही आता है, 1 साल का टैक्स भरते हैं और वो 1 साल का टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है। जो पिंक कलर की पावती, पिंक कलर की रिसिप्ट आती है, गवर्नमेंट के ऑफिस से आती है और वो वेल्थ टैक्स होता है। प्रॉपर्टी का टैक्स होता है, जैसे कि जितना बड़ा आपका घर का एरिया है, ठीक है, जितना बड़ा आपका घर का एरिया है उस हिसाब से वो टैक्स आता है। तो जिसके जिसके खुद के घर हैं, जिसका अपना घर है, वो अपने मम्मी डैडी से पूछो कि मम्मी या फिर डैडी आप लोग पूछ लेना और आप कमेंट करके भी मुझे बताना कि आपका कितना बड़ा घर है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 1 BHK 1 RK जो भी है, जितना भी बड़ा घर है उसके हिसाब से आपको कितना वेल्थ टैक्स आता है, ठीक है। तो इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते हैं नहीं देखते हैं, आप घर पे पूछते हैं नहीं पूछते हैं, और आपको टैक्स के बारे में अच्छे से पता है नहीं पता है। तो ये सब मुझे पता चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने घर के वेल्थ टैक्स को देखना पड़ेगा और अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट बताना पड़ेगा घर कि आपको वेल्थ टैक्स कितना आता है, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करके बताना, मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का। नेक्स्ट है कमोडिटीज़ एंड सर्विस टैक्स, ये तो GST। कोई भी आप नॉर्मल दुकान में जब शॉपिंग करेंगे तो आपको जब जब आप लेते होंगे उससे क्या बिल लेते होंगे, ठीक है। जब आप बिल लेंगे तो उसमें GST प्लस होता है, तो आप देख लेना GST का अमाउंट वही है कमोडिटी और सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टैक्सेस, 2 टाइप्स यहाँ पे बताए हैं, डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स को हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स, इट इज़ पेड बाय द टैक्स पेयर ऑन हिज इनकम एंड प्रॉपर्टी। ये इनकम का और प्रॉपर्टी का, मेरी इनकम है तो मैं टैक्स भरूंगी, मेरा घर है तो मैं टैक्स भरूंगी। समझ में आया सबको ये? और ये जो स्पेशल एक पॉइंट है यहाँ पर, द बर्डन ऑफ टैक्स इज बोर्न बाय द पर्सन ऑन होम इट इज लिविड। मतलब मेरे ऊपर अगर टैक्स का पेमेंट है तो मैं ही उसका बर्डन, मुझे उसको पेमेंट करना है, मैं उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। कैन नॉट ट्रांसफ़र द बर्डन ऑफ द टैक्स टू अदर्स। मैं किसी और को नहीं बोल सकती कि मेरा घर है और आप मेरे घर का टैक्स भर दो, ऐसा नहीं हो सकता है। ये शिफ्ट हम नहीं कर सकते हैं। ये वाला टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसका हम इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस जो होता है वो सेम पर्सन पे होता है। जैसे अगर मेरे ऊपर इम्पैक्ट भी होगा, मेरे ऊपर इंसिडेंस भी होगा, मतलब मेरे ऊपर जब टैक्स है तो मुझे ही टैक्स का पेमेंट करना है। इम्पैक्ट और इंसिडेंस ऑन दी सेम पर्सन, ये याद रखना। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स ये 2 एग्जांपल है, सबको याद रखना है। इनका जो है किसी के ऊपर हम शिफ्ट नहीं कर सकते। मेरी इनकम है तो मुझे टैक्स भरना है, मेरी प्रॉपर्टी है तो मुझे टैक्स भरना है। और ये याद रखना जिसके भी घर के अंदर जो भी झाड़ वगैरह होते हैं उनका भी टैक्स आता है। मतलब जो ट्रीज़ होती है ना हमारे घर के गार्डन में, तो उनका भी टैक्स अमाउंट प्लस करके आता है। वो पावती देखोगे ना तो उसमें पूरा लिखा होगा कि झाड़ है, इतने झाड़ है, मतलब 2 है 3 है, तो उसके ऊपर पूरा टैक्स आएगा। अच्छे से देखना तो समझ में आ जाएगा। और ये बर्डन ऑफ द टैक्स इज बोर्न बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज़ लिविड। बर्डन भी उसको ही झेलना पड़ता है भाई जिसके ऊपर टैक्स है, हम इसे शिफ्ट भी नहीं कर सकते हैं किसी के ऊपर। तो इसलिए इम्पैक्ट और इंसिडेंस जो होता है डायरेक्टली मेरे ऊपर ही होगा, ठीक है। मेरे ऊपर ही इम्पैक्ट होगा, इंसिडेंस भी सेम मेरे ऊपर ही होगा। और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया इनकम टैक्स का और वेल्थ टैक्स का। नेक्स्ट जो है वो है इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज़ लिविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आप नॉर्मली लेने जाते हो दुकान पे, तो नॉर्मली जब बिल लोगे ना तो GST जो इम्पोज होता है वही इसका एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट टैक्सेस हो जाता है और कस्टम ड्यूटीज़
जो अब नहीं है, गुड्स और सर्विस टैक्स के अंडर ही यहाँ पे आ गई है। इस सब को किसने रिप्लेस कर दिया है? जीएसटी ने। जीएसटी ने जो है इन सब को रिप्लेस कर दिया है। तो जीएसटी का जो अमाउंट होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंडर आप स्टडी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स ही है वो। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है और पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और सेल एंड परचेस ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस। इट इज़ पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन के टाइम पे भी पेड किया जा सकता है, सेल के टाइम पे, परचेस के टाइम पे ऑफ द कमोडिटी। और जो इसका बर्डन होता है ना इनडायरेक्ट टैक्स का, ये हम शिफ्ट कर सकते हैं। ये याद रखना सभी लोग कि इनडायरेक्ट जो टैक्स होता है ना उसका हम जो बर्डन है वो शिफ्ट कर सकते हैं बाय द टैक्स पेयर। जैसे प्रोड्यूसर है तो वो क्या करेगा, अपना टैक्स किसके ऊपर कर देगा? कंज्यूमर के ऊपर। मैं जो खरीद रही हूँ सामान, प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर तो वो सामान बना रहा है तो मेरे ऊपर शिफ्ट कर सकता है, वो कंज्यूमर पेमेंट करेगा। तो वो क्या करेगा? फॉर एग्जांपल देखो, अगर एक 100 रुपये की चीज़ है, ठीक है, तो प्रोड्यूसर को यहाँ पे टैक्स पेमेंट नहीं करना है, इसके ऊपर 20 रुपीज़ उसको टैक्स पेमेंट नहीं करना है। तो वो क्या करेगा? 120 रुपये यहाँ पे बोलेगा प्रोडक्ट का प्राइस। और जब मैं 120 रुपये पेमेंट करूँगी, तो ये नॉर्मल एग्जांपल बना रही हूँ समझने के लिए, ठीक है, ये नॉर्मल एग्जांपल है। तो ये जो 20 रुपये है ना टैक्स वाले, वो मेरे से ही ले रहा है, मेरे से ही वसूल रहा है, वो इनडायरेक्टली वसूल रहा है लेकिन मेरे से ही ले रहा है। वो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा होता है ना, मतलब उसके अंदर ही उसने जो है पहले से ही वो प्रोडक्ट के अंदर उसने इंक्लूड कर लिया है वो पूरा पेमेंट, या फिर वो शिफ्ट कर देगा हमारे ही ऊपर, ठीक है। अलग अलग वेज में शिफ्ट कर सकते हैं प्रोड्यूसर। मैंने नॉर्मल एग्जांपल बताया था सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कम से कम थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको अच्छे से इनडायरेक्ट टैक्स का देखना है तो बिल जब आता है ना आपके घर में, फॉर एग्जांपल चलो अमेज़ॉन का ले लेते हैं। अमेज़ॉन का प्रोडक्ट आता है घर पे, अमेज़ॉन के प्रोडक्ट के ऊपर जो लगा होता है और उसके अंदर बिल रहता है, पैकेट के अंदर बिल भी रहता है। तो बिल को अच्छे से देखना, तो उसमें जीएसटी का अमाउंट प्लस होता है, फिर ऐसे डिडक्ट वगैरह होता है, फिर अगर ऑफ में लिया है तो ऑफ का प्राइस होता है और आपका अमाउंट लिखा होता है, ठीक है। तो ये सब लोग देख लेना तो समझ में आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट कर सकते हैं। प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, अदर पर्सन कंज्यूमर के ऊपर डाल सकता है अमाउंट। इसीलिए क्या होता है, इम्पैक्ट और इंसिडेंस जो होता है टैक्स का अलग अलग पर्सन के ऊपर होता है, डिफरेंट हेड्स के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल, न्यूली इम्प्लीमेंटेड जीएसटी इन इंडिया हैज़ रिप्लेस्ड ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस कस्टम ड्यूटी। मैंने पहले ही आपको बताया कि जो जीएसटी है उसने क्या कर दिया है, कस्टम जो ड्यूटी लगती थी पहले, वैट ये सब लगता था, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, वो सारा का सारा कुछ किसके अंदर आ गया है, गुड्स और सर्विस टैक्स के अंदर आ गया है। तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, जीएसटी का भी एग्जांपल बता देना। कोई प्रोडक्ट अगर आपने ख़रीदा है तो आपको जीएसटी के बाद कितने में पड़ा है वो प्रोडक्ट, क्योंकि जैसे हम मोबाइल फ़ोन की शॉप पे जाते हैं या फिर कोई और भी प्रोडक्ट आप ले लो तो वो नॉर्मल अमाउंट बताते हैं और उसके बाद में प्लस कर देते हैं जीएसटी का अमाउंट, तो उसका अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है। और अपने वेल्थ टैक्स का ज़रूर लिखना एग्जाम्पल नीचे कमेंट करके। तो मैं वेट करूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।